Hello friends, welcome to my YouTube channel. In the previous video I have discussed some question of PGT exam of chemistry. तो इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन का सलूशन बताने जा रहा हूँ। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं इस वीडियो में उसकी लिंक भेज दूँगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चनों का आंसर डिस्कस किए हुए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। ये काफ़ी हेल्पफुल है सबके लिए। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ मैं शुरू करता हूँ। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है 125 डेल्टा नॉट रिप्रेजेंट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछा गया है। तो मैं बता दूँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी CFSE बोलते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इसका फार्मूला होता है। जिस तरह से ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पहले तो डी ऑर्बिटल जो होता है डी ब्लॉक का, तो वो टूट जाता है दो पार्ट्स में, T2G और EG। T2G में 3 होते हैं ऑर्बिटल और EG में 2 होते हैं। T2G की एनर्जी कम होने की वजह से नीचे हो जाता है, EG की एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ऊपर आ जाता है। तो इसका फार्मूला होता है 4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल माइनस 6 इंटू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन EG ऑर्बिटल अपॉन 10 पूरे का होल अपॉन। तो या फिर लिख सकते हैं 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। जो क्रोमियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 3d3 बचा। तो 3d3 में ये इलेक्ट्रॉन 3 जो है ये T2G ऑर्बिटल में रहेंगे, तो इसलिए 4 और इसमें 0.4 हो जाएगा और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1.2 हो जाएगा। तो हम लोग का 125 का ऑप्शन डी सही है। तो 125 का डी सही करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ पी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला हुआ है, एग्जैक्ट नहीं पता है। अगर आप लोगों को किसी भी को भी इसका आंसर मिले तो प्लीज़ बताइएगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो है 124 का ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन अब अगर इसमें डाउटफुल है इसलिए मैं इसको ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। तो फ्रेंड्स एस्टोफिनोन का फार्मूला हमारे पास बेंजीन ये बनी हुई है और COCH3 ऊपर लगा हुआ तो एस्टोफिनोन होता है। अगर बेंजीन के ऊपर CO66H5 होता है, यानी कि 2 बेंजीन रिंग के बगल बीच में अगर CO ग्रुप लगा हुआ है तो वो बेंजोफिनोन होता है, सॉरी। तो क्या पूछ रहा है कौन सा इसमें डिस्टिंग्विश करेगा। तो टॉलरेंस रीजन क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, ये सब एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी क्या करता है, कीटोन ग्रुप से रिएक्शन करता है, दोनों में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन आयोडीन बेस क्या करता है, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है। क्या देता है, हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है। तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन देता है, मैंने बताया था, जहाँ CH3CO ग्रुप हों और CH3CHO ग्रुप हों, CHOH ग्रुप हो या CH3CO ग्रुप हो, तो वो हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो एस्टोफिनोन के पास CH3CO ग्रुप है, इसलिए हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। तो 123 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, ये आप लोग सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है विच द फैक्ट अबाउट ऑक्सी एसिड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है। तो ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, फॉस्फोरस के, अगर फॉस्फोरस जो है ऑक्सीजन से लिंक है तो ऑक्सी एसिड्स है। अब अगर ऑक्सीजन से लिंक होगा तो उसमें एटलीस्ट P1 सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है एटलीस्ट 1 P सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑक्सी एसिड, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरे कह रहा है 1 PH लिंकेज प्रेजेंट इन द ऑक्सी एसिड, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि H3PO4 है, ऑक्सी एसिड होता है। मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखिए इसमें कहीं भी PH बॉन्ड नहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये ऑक्सो एसिड है। इस वजह से तो 122 का बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देख लेते हैं इसका। कह रहा 1 एटलीस्ट PO से लिंकेज, बिल्कुल PO से लिंकेज है इसमें। कह रहा P एटम ऑक्सी एसिड कोऑर्डिनेट और 4 होनी चाहिए। देखिए P के अराउंड 4 एटम से सराउंडेड है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा एन एल्कीन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H18 है, ओजोनोलिसिस करने पर इतना मिलता है। कह रहा एल्कीन पूछी गई, तो मैं बताना चाहता हूँ ये लिखा हुआ है 2,2 डाईमेथाइल और प्रोपेनल। तो ये बना हुआ स्ट्रक्चर 2,2 डाईमेथाइल प्रोपेनल, और ये बना हुआ है 2 ब्यूटेनोन
ये CO ग्रुप लिखा हुआ है, तो ये ब्यूटेनॉन 2 है। तो अगर किसी ओजोनोलिसिस करने के बाद कोई भी 2 कंपाउंड मिलते हैं तो हमें अगर पेरेंट जो एल्कीन है वो पता लगानी होती, तो हम सिंपल क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें से ऑक्सीजन को हटा देते हैं। तो ऑक्सीजन को हटाने के बाद जो भी प्रोडक्ट होता है ये हमारी एल्कीन होती है। तो यहाँ से मैंने ऑक्सीजन को रिमूव किया, हमारे पास ये जो है ये पेरेंट एल्कीन आ गई। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 2,2 और 4 ट्राई मेथाइल और 3 एक्जीन हो जाएगा। देखिए 2,2 4 ट्राई मेथाइल एक्जीन हो जाएगा, तो 121 का ये ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड स्ट्रेंथ। 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, तो HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो इसमें पूछा गया कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो इसमें हम मुझे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। तो अगर एक ही टाइप से कंपाउंड है तो उसमें जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसमें +1 आएगी, इसमें +3 आएगी, इसमें +5 आएगी, इसमें +7 आएगी। तो इसलिए 120 का जो है D ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, करा हाफ लाइफ एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 216 days। व्हाट विल बी इट्स हाफ लाइफ पीरियड। तो एवरेज लाइफ का जो फार्मूला होता है वो 1/λ होता है। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी एवरेज लाइफ का फार्मूला 1/λ होता है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 1/216 आ जाएगी। फिर उसके बाद पूछ रहा है हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ पीरियड की फार्मूला होता है log2, ये होता है log2 हाफ लाइफ टाइम log2/λ। लैम्डा का वैल्यू रख देंगे हम 1/216, तो ऊपर चला जाएगा 216। log2 की बेस E पे वैल्यू होती है 0.693, ये 149 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन 150 डेज होगा, 119 का जो है 15 डेज होगा। नेक्स्ट कह रहा है 2D रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो D1 और D9 के लिए ये 2D टर्म यूज़ किया जाता है। तो D1 या D9 हो, उसमें स्पिन की वैल्यू 1/2 होती है, 2s+1, यानी कि स्पिन जो होती है उसकी वैल्यू 2 हो जाती है। तो 2 के लिए D का यूज़ किया जाता है, तो उस हिसाब से 118 का D ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं डिस्कस करता हूँ। करा विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी हाईएस्ट। तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हाईएस्ट होती है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इसकी हमेशा ज़्यादा होती है, लगभग किलो कैलोरी में या 7 के आसपास होती है। तो 117 का A हो जाएगा, क्योंकि इसमें NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमारे पास HCl जो है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराने पर सबसे ज़्यादा उसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ मेनी स्टीरियोकेमिकल आइसोमर्स और डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सेन आर पॉसिबल। तो साइक्लोहेक्सेन डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो उसके कितने सारे फार्मूले बनेंगे। तो इसके डाईमेथाइल दो ग्रुप हैं, वो इस तरह से हो सकते हैं। देखिए इसका जो है डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, 1,1 पे भी अगर 2 मिथाइल लगे होते हैं, भी एक फार्मूला हो जाएगा डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सेन का। तो ये 1 पे लगा है, इसमें कोई कार्बन नहीं है, इसलिए स्टीरियो आइसोमर नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, एक यहाँ लगा एक यहाँ लगा है। तो साइक्लोहेक्सेन फ्रेंड्स हम लोग को मालूम है चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये ग्रुप एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन भी हो सकते हैं, दोनों बार एबव द प्लेन होंगे या दोनों बार बिलो द प्लेन होंगे, या एक एबव द प्लेन होगा एक बिलो द प्लेन होगा। तो यहाँ पर इसके 3 बन जाएंगे, 1 2 और 1 3 पे भी 3 बन जाएंगे और 1 4 पे भी 3 बन जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 9 आएंगे, क्योंकि अगर 1 5 करेंगे तो फिर 1 3 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 9 जो है उसके पॉसिबल आइसोमर आएंगे। तो 116 का B जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमंग द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड गिवन बिलो आइडेंटिफाई वन वी डिफर्स रेस्ट 3 बॉन्डिंग। तो इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका CH3Li फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि जो ये है लिथियम ये डाइमराइज नहीं होगा, और ये जो है कोवेलेंट है, इन सब से नॉन पोलर है, तो ये थोड़ा सा डिफर है। और ऑर्गेनोमेटालिक मैग्नीशियम की तरह थोड़ा कार्बन की तरह ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही सारे हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव है।
तो मेरे हिसाब से इसमें यही सही होना चाहिए, 115 का ए होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थोड़ा डाउटफुल है, आप देख लीजिएगा। 114 विच इज़ द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। तो स्टेबिलिटी जो है फ्रेंड्स डिपेंड करती है उसके स्ट्रेन पे, कौन इसमें कितना स्ट्रेन नहीं है तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो साइक्लोहेक्सेन मुझे मालूम, हम लोग को मालूम है कि जो चेयर फॉर्म है उसमें वो ना टॉर्सनल स्ट्रेन बियर करती है ना फिर रिंग स्ट्रेन बियर करती है। टॉर्सनल स्ट्रेन और रिंग स्ट्रेन क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे ये कोई भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जैसे सारे कार्बन है कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो अब साइक्लोहेक्सेन की अगर बात की जाए तो इसमें जो बॉन्ड एंगल हम निकालेंगे ये 120 डिग्री आएगा। जिसको नहीं पता है तो उसका फार्मूला लिख ले, n-2 पाई अपॉन n। ये किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल को निकालने का तरीका होता है, फार्मूला है। n जो क्या है, नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगॉन। यहाँ पर साइड कितनी है, 6 है, तो 6 - 2 4 हो जाएगा, तो 4 और ये 6 हो जाएगा, तो 6 या पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 630 120 आ जाएगा। तो ये किसी का भी निकाल सकते हैं आप। तो ये 120 हो गया, तो ये 120 हो गया। तो ये क्या करता है, अपने आप को 109 डिग्री 28 में आने के लिए ये जो रिंग है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, यानी कि अपना शेप जो है चेंज कर लेती है। तो उसको बोला जाता है रिंग स्ट्रेन की। कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, अगर उसमें जो है उसमें बॉन्ड एंगल उतना नहीं है, वो दूसरा शेप बियर कर रही है, तो वो रिंग स्ट्रेन की वजह से होता है। अब टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, अगर सारे कार्बन एटम एक ही प्लेन पर लाई नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से टॉर्सनल रिंग में जो स्ट्रेन राइज होता है उसको टॉर्सनल स्ट्रेन बोला जाता है। तो ये साइक्लोपेंटेन है, इसमें 4 जो कार्बन एटम होते हैं ये एक ही प्लेन पे होते हैं। जो 5th वाला होता है ये एक प्लेन पे नहीं होता है, तो इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन होता है। तो साइक्लोहेक्सेन अपने चेयर फॉर्म में सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल होती है। तो और ये साइक्लोपेंटेन जो है ये इससे थोड़ी कम स्टेबल होती है। इसमें 0 स्ट्रेन होता है इन द चेयर फॉर्म, लेकिन इसमें क्या होता है, इस फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन होता है। और ये साइक्लोप्रोपेन है, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगी क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिंग स्ट्रेन है। देखिए इसमें 60 डिग्री हो रहा है, ये ट्रायंगल है, इसमें 60 डिग्री है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिंग स्ट्रेन है, जिसकी वजह से क्या है ये हाईली अनस्टेबल है। तो 4th वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 1 वाला जो है कम स्टेबल है। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 4th है, फिर इसका 3rd लिखा, फिर 1st लिखा, फिर ये इससे कम स्टेबल है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन वैसे मोस्ट प्रॉब्ली इसका 114 का सी ही होना चाहिए कि 4th चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट, चेयर फॉर्म में 0 टॉर्सनल स्ट्रेन बियर करती है, इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट आते हैं, पूछ रहा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम फॉर विच सम ऑफ देयर प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल्स टू 3 कैन बी। तो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम सम ऑफ देयर प्रिंसिपल यानी कि एन, एजीमुथल एल, कह रहा है इनका सम 3 होना चाहिए। तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो एन जो है प्लस एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो अब एन की और एल की वैल्यू मिला के 3 का हो सकती है। अगर एन की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो एल की वैल्यू 0 हो जाए। तो हम लोग को फ्रेंड मालूम है, अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो एस होता है ऑर्बिटल, 1 होती है तो पी होता है, 2 होता है तो डी होता है। तो यानी कि अगर एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 0, तो ऑर्बिटल हमारे पास हो जाएगा 3s। अब एन की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो एन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि 2p हो जाएगा। अब एन की वैल्यू अगर 1 है तो एल की वैल्यू 2d, एल की वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 के लिए d हो जाएगा। तो 1d ऑर्बिटल मालूम है फ्रेंड्स कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 1d ऑर्बिटल नहीं होगा। तो अब 3s ऑर्बिटल हमारे पास हुआ, 2p ऑर्बिटल हुआ। तो 3s में ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, 2p में कितने होते हैं, 6। तो टोटल हमारे पास कितने होंगे, 8। तो इसमें जो अगर उनका इंटीजर सम इक्वल है 3 के, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 8 आएंगे। तो 113 का ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए ये लिखी हुई सिस और सिट्रांस बनाया गया है, तो इसके लिए वैल्यू दी गई इतना। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे देखिए ये रिवर्स रिएक्शन कर दी, Kc डैश मान लिया इसका हमने। तो Kc डैश हम लोग का मालूम है, रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रेसिप्रोकल होता है किसी भी रिएक्शन के लिए जो अपनी पेरेंट रिएक्शन है। तो ये चेंज कर दी गई है
तो इसके लिए Kc डैश 1/Kc हो जाएगा, यानी कि 1.608 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1.645 आएगा। तो 112 का ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ CO2 इन विच द फॉलोइंग। तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है फ्रेंड्स 3n-5 3n-6। कौन सा कब लगता है ये मैं बता दूं। जब अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर होता है तो अगर फ्रेंड डायटोमिक है तो वो लीनियर होगा ही होगा, लेकिन अगर ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक, पेंटाटोमिक कोई भी एटॉमिक हो तो उसमें लीनियर और नॉन लीनियर दो केस बनते हैं। तो अगर नॉन लीनियर है तो उसके लिए होता 3n-6, अगर लेकिन लीनियर होता है तो उसके लिए फार्मूला होता 3n-5। तो CO2 मॉलिक्यूल मालूम है कि लीनियर होता है, लीनियर, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे 3n-5। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कितने एटम उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो n होता है। तो n इसमें कितने 3, तो 3 जो नाम है 5, तो ऑप्शन बी जो है 4 सही है। अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था तो किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होती है। कितनी होती है 3n होती है। n वही नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल होती है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए 3n फार्मूला लगाया था, लेकिन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए 3n-5 3n-6 3n-5 जो है ये लीनियर के लिए होता है, नॉन लीनियर होता है। तो 111 का जो है बी ऑप्शन जो करेक्ट है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड इज इनकरेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, इसके बाद 8, तो टोटल हमारे 15 हो गए। तो 15 हो गए, यानी कि 1 जो है इलेक्ट्रॉन ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ होने की वजह से इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। उसका कह रहा है इट डायमराइज रेडली एट रूम टेम्परेचर। तो ये फ्रेंड डायमराइज नहीं होता है रूम टेम्परेचर पर, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, NO जो है रूम टेम्परेचर पर डायमराइज नहीं होता है, जबकि NO2 जो है वो डायमराइज हो जाता है। और कह रहा है एग्जॉस्ट फ्रॉम कार्स, यस कार्स में प्रेजेंट होता है ये NO और CO, दो चीज़ें कार में एग्जॉस्ट मतलब प्रेजेंट होती हैं। और कह रहा है लूसेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म NO+, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये लूज करके NO+ बना लेता है। तो इसका ये 3 ऑप्शन जो सही है, केवल 110 का बी ये वाला गलत है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो है सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम की ये डबल या ट्रिपल से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग जो है एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। यानी कि सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, डबल बॉन्डेड हो गया sp2 हो गया, और ट्रिपल बॉन्डेड हो गया sp हो गया। तो sp यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की जो बॉन्ड लेंथ है सबसे कम होगी। तो हमारे पास देखिए इस 4 ऑप्शन दिए गए, sp3 की ज़्यादा है यहाँ पे, sp2 की ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा होगी, तो ये गलत हो गया है। यहाँ पे sp sp2 sp3 इसकी ज़्यादा बता रहा है, यहाँ पे sp2 की ज़्यादा बता रहा है, लेकिन इसमें इसकी देखिए कम बता रहा है। तो यहाँ पे क्या sp की कम है, फिर sp2 की ज़्यादा है, फिर sp3 ज़्यादा है। तो 119 का डी जो है ऑप्शन वो सही है। इसमें ऑप्शन को ना देखिएगा, इसमें कई सारे ऑप्शन लगे हुए हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसको आप चेक करिएगा। 109 का डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफाई द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड बाय नील बर्टलेट टू प्रिपेयर द फर्स्ट ट्रू केमिकल कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट। तो ये फ्रेंड NCERT से पूछा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़ पूछा गया है। जो P ब्लॉक है उसमें लास्ट वाले जो D ब्लॉक है उसमें इनर्ट गैस का जो एलिमेंट, इनर्ट गैस का जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है। तो नील बर्टलेट ने जो सबसे पहला कंपाउंड प्रिपेयर किया था वो XCPTF6 था, XEPTF6 था। तो उन्होंने जीनॉन और प्लेटिनम के हेक्सा फ्लोराइड के कंपाउंड को मिला के एक कंपाउंड बनाया था, तो वो फर्स्ट कंपाउंड था। तो फ्रेंड्स इसलिए 108 का ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो मुझे मिल पाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन्होंने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा है तो मैं वो ज़रूर देखें वीडियो, वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जितने भी इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं पूरी उम्मीद कोशिश करूंगा कि आज शाम तक मैं इसके सारे वीडियो डाल दूं। तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।